बिहेवियरिज्म को जो बिल्कुल स्टार्ट करने का जो श्रेय है, यानी इनके जो आपके बिहेवियरिज्म के मेन प्रोपाउंडर हैं, वो आपके जो है जेबी वॉटसन है। तो ये काइंडली नोट कर लेना कि आपको जैसे सबके नाम तो आएंगे ही, पर जो मेन मतलब आपके जो सबसे पहले प्रमोटर हैं वो है आपके जेबी वॉटसन। ठीक है, तो जेबी वॉटसन जो है इनको जो है वो बिहेवियरिज्म का सबसे पहले जो है इनको श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो बिहेवियरिज्म है उसका जो अदर नेम है, जो बिहेवियरिज्म है, ठीक है, इसमें जो सबसे की मतलब हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो है दैट इज योर स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, आपने बहुत ज्यादा ये सुना भी होगा, ठीक है, और इससे भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली देखो, हम आजकल अगर मैं अपनी टीचिंग हम मतलब अपनी टीचिंग स्किल्स में भी बोले तो हम जो है इस प्रक्रिया का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी हम जो है स्टिमुलाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कोई भी अब स्टिमुलाई एक क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी हम कंडीशन देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आगे से क्या आता है, ह्यूमन का जो है वो रिस्पॉन्स आता है। ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, यानी जितने भी हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि साइकोलॉजी जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन तक जो है वो नहीं है, ह्यूमन तक सीमित नहीं है, इसमें आपके एनिमल की स्टडी भी जो है वो आती है। तो इसलिए क्या हुआ कि जैसे देखो जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इन सब ने अगर आपने मतलब जैसे देखो अब हमने टैट में भी क्वेश्चंस देखे हैं और ऐसे भी हमने पढ़ा है कि साइकोलॉजी में जितने भी अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स बोले गए हैं तो वो ज्यादातर जो है वो एनिमल्स के ऊपर ही परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम जो है वो स्टिमुलस देते हैं, यानी स्टिमुलस दिया, ठीक है, और आगे से जो है फिर आपको रिस्पॉन्स जो है आता है। तो इसलिए यानी जो बिहेवियर है हमारा, ठीक है, तो वो जो है हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसीलिए जो आपका बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, इसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना गया। ठीक है, स्टिमुलस को हिंदी में बोला गया उद्दीपक और रिस्पॉन्स होता है अनुक्रिया, यानी उद्दीपक अनुक्रिया जो है ये इसका नाम है। यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स किससे रिलेटेड है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो हमारे बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। अब इसमें मेन टॉपिक क्योंकि आपके नाम से ही पता चल रहा है बिहेवियरिज्म, तो इसका जो मेन टॉपिक है वो है बिहेवियर। अब इसमें जो मेन मेथड है, अब जो आपका बिहेवियरिज्म है इसमें जो विधियां यूज की गई, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो दिया जाता था, पर मेन एक्सपेरिमेंट यानी कि आपका मेन मेथड क्या यूज किया जाता था, तो एक्सपेरिमेंट होता था उन पे, ठीक है, फिर उनका अवलोकन किया जाता था, उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती थी, फिर उसके बाद जो है सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए उन सब ने जो है थ्योरीज दी। तो ये था बिहेवियरिज्म के बारे में जो बेसिक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, थ्योरीज होंगी, कुछ भी आपको डाटा होगा वो आपने अपने आप पढ़ लेना है। आपको पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें आपको अगर डीप जो है पढ़नी है कोई चीज तो आप जो है पढ़ सकते हैं, पर मेन रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड, और एग्जाम में जितना पूछा जाता है वो हम जो है अगर आप इतना भी पढ़ते हो, इतना सा भी आप क्लियर रखते हो कि कब ये स्टार्ट हुआ। अगेन अब ये भी मैं आपको बता दूं, जो बिहेवियरिज्म है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है स्टार्टेड इन 1912, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूं कि अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो कई जगह पे आपको 1913 मिलेगा, कई जगह पे कुछ, ठीक है, तो इसमें जो है बिहेवियरिज्म का कोई मतलब ऐसे अगेन कोई पर्टिकुलर जो है वो ईयर मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये मिड आपका जो है मतलब बेसिकली ये 1900 के बाद जो है इस पे स्टडी करना शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर आप मतलब ईयर इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मेन होती है कि अगर कोई ईयर भी जो है वो दे रहा है, ठीक है, तो वो बुक्स में भी अच्छे से मेंशन हो, मतलब जो आपके एग्जैक्ट रहते हैं, तो एग्जैक्ट अगर ईयर होगा तो उसको जो है आप पढ़ें। पर जिन चीजों का आपको पता है कि इनका कहीं पे कुछ दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो मतलब ये पहले से ही पता होता है कि ये टेस्ट में नहीं पूछा जाता है, तो फिर उसमें डायरेक्ट रहेगा या तो आपको सेंचुरी पूछ लिया जाएगा या तो आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है। तो आप अगर आपको ऐसे दिया होगा तो आप 1900 से 1913 के बीच का जो है वो टाइम पीरियड लेके चल सकते हैं कि जो आपके 1900 से 1913 के बीच में जो है वो बिहेवियरिज्म को जो है वो फाउंड किया गया था। तो ये क्लियर है सबको? चलते हैं हम नेक्स्ट। यस मैम। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारा
अब आपके देखो जैसे मैंने कहा कि जेबी वॉटसन है, ठीक है? तो जेबी वॉटसन को जो है इनको अब ये आपका जो है आपने क्लियर रखना है। मैंने कहा कि सारे नाम सबके होंगे पर जो मेन प्रोफाउंडर हैं, ठीक है? उनको आपने जो है याद रखना है। तो जेबी वॉटसन जो है वो वाइडली कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, कि जेबी वॉटसन जो है उनको बिहेवियरिज्म का जो है वो संस्थापक, व्यवहारवाद का जो है संस्थापक माना जाता है। काम सबने किया, लेकिन जो आपके जेबी वॉटसन है, ठीक है, इनको जो है वो मेन आपको मतलब सारा जो श्रेय है वो इनको दिया जाता है। बाद में जितने भी हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज निकाली और उसके बाद जो है इस पे स्टडी किया, ठीक है। सो अब आता है कि इन्होंने क्या काम किया, क्यों मतलब इनको जो है वो फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो है कोडिफाई किया था और पॉपुलराइज किया था स्कूल ऑफ थॉट, कौन सा, बिहेवियरिज्म का। अब जैसे देखो हमने क्या जो जैसे हम पहले से भी ये क्लियर करते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी के स्कूल्स हम बाद में बोलते हैं, ठीक है। पहले जो ये मेन टर्म थी इनको स्कूल ऑफ थॉट बोला गया था, कि थॉट के जो है वो विचारों के जो संप्रदाय हैं, ठीक है, इनको ये कहा गया था। तो जेबी वॉटसन ने क्या किया कि जेबी वॉटसन ने जो है इस पे बहुत ज्यादा मतलब जैसे जब वो पढ़ने लगे, क्योंकि देखो स्ट्रक्चरलिज्म आ गया था, फिर फंक्शनलिज्म आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है थॉट के जो स्कूल्स हैं यानी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन पे स्टडी करना जो है वो शुरू किया। और फिर इन्होंने क्या पाया, जब अब इनका अपना दृष्टिकोण था, ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो ऑब्जर्व किया बिहेवियर को, सबसे ज्यादा जो है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी जो भी हमारे पर्यावरणीय जो भी आपके मतलब देखो जैसे आपके पर्यावरणीय जो स्टिमुलाई आप देते थे, ठीक है, मतलब जो भी हमें एनवायरनमेंट से जितने भी स्टिमुलाई मतलब एज अ स्टिमुलस कंडीशंस जो है वो मिलती थी, तो उनका जो है ह्यूमन का उनके प्रति क्या रिस्पॉन्स है, तो वो बिहेवियर जो है इन्होंने उस पे जो है ऑब्जर्वेशन की इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व किया रादर देन इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। अब यहाँ से कैसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा कि स्ट्रक्चर जो था, जो स्ट्रक्चरलिज्म था, वो सारा कॉन्शियसनेस के ऊपर था, ठीक है, जिसपे जो है वुंट ने काम किया। तो उन्होंने तो सारा मतलब ऐसा बताया कि जो भी हम मानसिक चिंतन करते हैं, हमारी जो मानसिक मतलब जो भी हम अगेन कि जितना भी हम जो है चीजों को सोचते हैं उनके बारे में और फिर जो हम आत्म निरीक्षण करते हैं उनके ऊपर, तो वो जो है हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। लेकिन जो जेबी वॉटसन है, तो उन्होंने क्या कहा कि मानसिक जो आपकी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो मेंटल एक्टिविटीज हैं या फिर मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनसे ज्यादा जो है ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के प्रति हमारा बिहेवियर है, वो जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसलिए फिर इन्होंने जो है इसको प्रमोट किया और बिहेवियरिज्म को जो है वो आगे लाया, ठीक है। और जो है फिर इनका जितनी भी स्टडी रही वो बिहेवियरिज्म के ऊपर रही। फिर जैसे पेवलव थे, अब पेवलव ने क्या किया, इन्होंने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्होंने जो है ये हम पूरी पढ़ेंगे अब, ठीक है, कि जो आपकी देखो क्वेश्चन आता है कि हु गेव द क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, यानी आपको जैसे बाद में अब आप पढ़ोगे, क्योंकि ये सारे जो जितने भी हम स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं ये हमारी लर्निंग में बहुत ज्यादा जो है वो योगदान है इनका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है रोल वो ये रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इसलिए जो इवान पेवलव थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो दी, थ्योरी दी, जिसने फिर बहुत ही ज्यादा जो है वो, क्योंकि ये वो भी जो है बिहेवियर के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। तो इन फिर बाद में इनकी जो जो आपकी कंडीशनिंग थ्योरी थी, तो उसने भी जो है आपके बिहेवियरिज्म में बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट करने की, ठीक है, कि इन्होंने भी जो है बिहेवियरिज्म को प्रमोट किया। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे कि अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, यानी जहां पे भी आप स्टिमुलस वर्ड देखोगे तो वहां पे आप जो है साथ में रिस्पॉन्स वर्ड जो है वो पक्का ही पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा स्टिमुलस को दिया जाता है। तो बिहेवियरिज्म जो है इसने क्या किया कि जो आपका व्यवहारवाद है उसने जो है बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, यानी बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव डाला, ठीक है, जो आपकी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, ठीक है, और रिस्पॉन्सेज है उनके बीच में
मतलब जो लिंक जनरेट किया उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो लिंक जनरेट किया, ठीक है, या फिर जिन्होंने एम्फेसाइज किया इनके बीच में लिंक, तो वो कौन, मतलब वो कौन सा जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है, तो दैट इज योर बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद आया, तो इसी ने जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट को जो है वो बढ़ावा दिया, ठीक है, जिसमें आपका जो है और फिर इसी से ही, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि ये सारे जो है आपके लर्निंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है ये बहुत ज्यादा जो है वो की कॉन्सेप्ट है, यानी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग पे, ठीक है, तो ये हमारी बेसिस, मतलब लर्निंग का बेस है, ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मिंग द बेसिस फॉर लर्निंग एंड बिहेवियर, तो अब यहाँ से आप ये याद रखें, तो जब भी आप अगली चीज पढ़ते हो हमेशा जो पिछला है उसको भी जो है वो रिवाइज करना है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म था तो वो जो है आपका सेंसेशन से रिलेटेड था, ठीक है, जो आपका फंक्शनलिज्म था, तो फंक्शनलिज्म में जो है वो बेसिकली आपके ऑब्जर्वेशंस आई, इंसाइट, अंतर्दर्शी जो है वो आपकी विधियां उसमें यूज हुई, ठीक है, तो वो जो है आपका फंक्शनलिज्म में था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म में जो है वो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो इसका मेन टॉपिक जो है वो रहा है, मतलब यानी बिहेवियर रहा है, पर जो इसमें मेन जिसको मतलब बेसिकली जिसपे कॉन्सेप्ट अगर आप बोल सकते हो कि जो ज्यादा डिस्कस किया गया, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्योंकि इसने जो है बिहेवियरिज्म में बहुत ही ज्यादा जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बताया है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, दैट इज योर गेस्टोल्टिज्म। अब ये जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने कहा है कि अब जितने भी आप पढ़ रहे हो, देखो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है कि आपको ये सारे अच्छे से करने हैं, यानी आपको और कुछ ना पढ़ना हो पर आप ये जरूर पढ़ें कि किसने काम किया इसमें और इसमें क्या चीज पढ़ी जाती है, ठीक है, और इसने किस चीज को जो है वो आगे बढ़ावा दिया है। अब गेस्टोल्टिज्म, अब ये जो देखो गेस्टोल्ट वर्ड है, ठीक है, इसका अपना ही मतलब होता है समग्र, और इसीलिए इसको हिंदी में जो है वो समग्रवाद जो है वो कहा जाता है। अब ये जो है आपका बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है 1912 में स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको गेस्टोल्टिज्म की डेट पूछी जाती है तो ये जो है आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, इसका जब भी सर्च किया जाता है, ठीक है, तो गेस्टोल्टिज्म जो है इसको स्टार्ट किया गया है 1912 में, जो है गेस्टोल्टिज्म जो है वो हमारा आ गया था, ठीक है, गेस्टोल्टिज्म को जो है वो इसके आगे पूरा स्टडी किया गया है, तो ये जो है आपका 1912 में जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और इसके जो मतलब जो मेन आपका रहेगा वो जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में इसका बहुत ही ज्यादा जो है वो 20वीं शताब्दी, आप ध्यान रखना, ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो है ये आपका आगे आ गया था, और इसमें जो है आपके जो आपका गेस्टोल्टिज्म है, ठीक है, इसमें जो है बहुत से लोगों ने बहुत ही योगदान दिया है। अब जैसे देखो इवान पेवलव है, तो इन्होंने आपका बिहेवियरिज्म में भी काम किया और इन्होंने आपका गेस्टोल्टिज्म में भी काम किया, लेकिन अब जो मेन था, आपको जैसे आपको बताया कि जो आपका सबसे पहले इसका बिहेवियरिज्म का है, तो उसमें आपके जेबी वॉटसन जो है वो इम्पोर्टेंट, उन्होंने, क्योंकि जेबी वॉटसन ही थे जो मेन प्रोफाउंडर थे उसके, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका जब गेस्टोल्टिज्म का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसमें जो मेन नाम लिए जाते हैं वो है आपके वोल्डेमर और आपका दूसरा है कोहलर। ध्यान रखिएगा कि वोल्डेमर और कोहलर, कोहलर यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई हूँ, हिंदी में है, ठीक है, तो ये जो है जैसे इसमें देखो आप, ये 4 नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से 3 आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वोल्डेमर, कोहलर और कोफ्का, ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। बाकियों ने भी काम किया, लेकिन मैं यहाँ से रिमूव ही करूंगी पेवलव को, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो आपके लिए ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा रह जाएगा, तो पेवलव को आप व्यवहारवादी ही रहने दीजिएगा, आप उसको बिहेवियरिज्म में ही रखिएगा, ठीक है, स्किनर हो गए आपके और जो है पेवलव है, थॉर्नडाइक है, तो वो जो है आपके बिहेवियरिज्म में उनका ज्यादा जो है वो रोल है, तो उनको उन्हीं में ही रखिएगा क्योंकि उनकी थ्योरियां ही बिहेवियरिज्म में थी। लेकिन जो आपके गेस्टोल्टिज्म है, इसमें जो मेन प्रवर्तक रहेंगे वो है आपके वोल्डेमर, इनको हिंदी में वर्देमर
अगेन यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि नाम देखो हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम ये रहती है क्योंकि ये सारे जो है आपकी और भाषाओं से हैं। तो जैसे जब आप हिंदी में इनका करते हो, ठीक है, तो इनके थोड़े थोड़े नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो जो हिंदी मतलब अगेन हिंदी को जो है वो करते हैं, हिंदी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो काइंडली दोनों में जो है वो इनके नाम रखें याद। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि इंग्लिश में रहता है ना, हिंदी में फिर कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि बार बार जैसे मैं भी बोलूंगी तो सुना हुआ याद रहता है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप दोनों में जब भी आप नोट्स बनाओ तो एक जगह दोनों में लिख लें। ठीक है, तो वर्देमर जो है, वर्देमर जो है इनकी एक पब्लिकेशन आई थी, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर थी, मतलब बेसिकली जो सबसे पहले शुरू किया था इन्होंने। तो फिर वहीं से जो है वो गेस्टोल्टिज्म जो है वो आया, समग्रवाद जो है वो आया, तो इसलिए इनकी एक पब्लिकेशन आई थी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्देमर की एक पब्लिकेशन आई 1912 में, 1912 में। फिर जहां से जो है वो हमारा समग्रवाद जो है वो मतलब अब समग्रवाद में जो है वो चीजें, क्योंकि देखो बिहेवियरिज्म तो बाद में आया। मैंने पहले कहा कि जैसे आप जब नेट पे सर्च करोगे तो उसका हमेशा 1913 के बाद का आता है पीरियड। ठीक है, तो पहले गेस्टोलिज्म आ गया था और उसी के ही विरोध में फिर जो है वो बिहेवियरिज्म वगैरह आए। ठीक है, सो कोहलर हो गए, कोफका हो गए, तो ये तीन आपने नाम याद रखने हैं। कुर्ट लेविन ने भी इसमें काम किया है, पर जो ज्यादातर अगर आपको ज्यादातर बुक्स देखोगे तो उसमें वर्देमर, कोहलर और कोफका का जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा जी, हिंदी में जैसे समग्रवाद बोलते हैं तो इसका अनदर नेम जो है वो गेस्टोल्ट वाद है। और आपको ये इजीली इंग्लिश में भी क्लियर हो जाएगा, जैसे आप गेस्टोल्टिज्म बोलते हो तो इंग्लिश में गेस्टोल्टिज्म ही है इसका नाम। ठीक है, हिंदी में इसको समग्रवाद भी आ सकता है और गेस्टोल्ट वाद भी जो है वो आ सकता है। अब इसमें जो आपका मेन टॉपिक है वो है प्रत्यक्षीकरण समरण, यानी जो चीज प्रत्यक्ष है, ठीक है, मतलब इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं। ठीक है, कोई भी, अब जैसे देखो कब, क्योंकि इसी के बाद फिर बिहेवियरिज्म आया तो उसमें भी हमने यही देखा कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वो ज्यादा की रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसलिए जो आपका गेस्टोल्टिज्म है इसमें आया कि आप प्रत्यक्षीकरण स्मरण, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे परसेप्शन मेमोरी, यानी जो आप परसीव करते हो, ठीक है, जो आप प्रत्यक्ष जो है वो देखते हो या प्रत्यक्ष मतलब रूप से आपके सामने है, ठीक है, तो उसको आप कैसे जो है वो स्मरण करेंगे, तो वो सारा जो है आपका गेस्टोल्टिज्म में पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपके मेन मेथड हैं वो है, इसमें आपके एक्सपेरिमेंट भी आएंगे, ऑब्जर्वेशन भी आएगा और आपका इंसाइट भी आएगा। अंतदर्शन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंसाइट। अब देखो आपने इससे पहले भी इंसाइट बहुत ज्यादा जगह पढ़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ये ज्यादा याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, क्योंकि ये हमारी अब गेस्टोल्टिज्म आया तो इसके बाद हमारी लर्निंग की थ्योरी आई, गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो उसको जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये काइंडली नोट कर लीजिएगा कि अगर आपने इनसाइट ज्यादा याद रखना है तो वो रहेगा आपका गेस्टोल्टिज्म में। ठीक है, और जब आपने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था तो वहां पे इसको बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन जो है वो कहा गया है, वहां पे इंट्रोस्पेक्शन जो है विधि ली गई थी। ठीक है, तो इनसाइट अगर टर्म आपने याद रखनी ही होगी तो ज्यादा रखें गेस्टोल्टिज्म में। अब यहाँ से एक पहले सारा कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ। अब जैसे ही गेस्टोल्टिज्म वर्ड आता है, ठीक है, या फिर जब भी हम लोग इसके बारे में पढ़ने जाते हैं तो इससे पहले जितने जितने भी लोग थे तो उन्होंने कहा कि पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपके बाद में आए जैसे विलियम जेम्स था तो उन्होंने कहा था कि पार्ट्स में ना पढ़ के उसको जो है वो मतलब इकट्ठा करके पढ़ना है। ठीक है, बट अब जो गेस्टोल्टिज्म था इसमें क्या था, अब गेस्टोल्टिज्म ने इसकी ना एक बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट रहती है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है कि ये किससे रिलेटेड है। तो गेस्टोल्टिज्म में पता क्या मतलब जो मेन की कॉन्सेप्ट था इनमें ये कहते थे कि कोई भी चीज है ना वो पूरी है, लेकिन जब उसको आप मतलब पार्ट्स में तोड़ते हो, ठीक है, तो पार्ट्स में जब आपने ब्रेक किया फिर उसके बाद जब पार्ट्स को इकट्ठा करोगे, ठीक है, तो वो जो आपका पार्ट्स जो है वो आपके ज्यादा होंगे, मतलब जब आप इकट्ठा करोगे तो उससे जो है वो ज्यादा बनेगा। मतलब इनका जैसे देखो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज है, ठीक है, जब हम उसको बांटेंगे यानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जब हम वो इकट्ठा करेंगे तो वो पूरी की पूरी जैसे पहले थी वो वैसी ही बन जाएगी, लेकिन ये कहता था अलग है।
ये बोलता था कि जैसे आप कोई भी चीज है, यानी जब आप उनका सम अप करते हो, ठीक है, तो वो हमेशा ज्यादा होगा, यानी वो उतना नहीं होगा जितने से आपने वो ब्रेक डाउन किया है। वो जब भी आप उसको इकट्ठा करोगे, ठीक है, तो वो ज्यादा ही होगा। ये क्लियर हुई आपको बात? मैं थोड़ा सा आपको ये इमेजिंग में भी बता दूंगी, ठीक है, अभी यहाँ पे है नहीं, ये तो मुझे एकदम रैंडम जो है वो याद आया कि आपको मतलब जैसे गेस्टोल्टिज्म का ये की कॉन्सेप्ट था, आप जब भी इसका बुक में भी कहीं जिक्र मतलब आएगा, तो इसमें जो है आप देखोगे कि ऐसे डायग्राम बनाया होगा ना, कि जैसे आपकी देखो एक पूरा पार्ट है, ठीक है, उसको आपने दो बराबर हिस्सों में बांटा, तो जब आप दो बराबर हिस्सों को इकट्ठा कर दोगे तो वो पूरा वैसा का वैसा एक ही बन जाएगा। लेकिन गेस्टोल्टिज्म इसके विरोध में थे, वो कहते थे ऐसा नहीं होता है, जब आप उन दो पार्ट को इकट्ठा करोगे तो वो उतना नहीं बनेगा, वो उससे ज्यादा होगा, तो मतलब कि वो अलग अलग है। तो ये थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, तो आपको ये वाली चीज जो है वो याद रखनी है कि इन्होंने ये कहा था कि जो पूरे पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी होल होता है, ठीक है, और जो उसके कंट्रीब्यूटिंग पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी वो बराबर नहीं होते। सो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी जो है वो किस पे थी? तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल। ये आपने याद रखना है कि एज अ होल, क्योंकि गेस्टोल्ट का मतलब ही होता है पूरा, समग्र। तो गेस्टोल्ट जो मनोविज्ञान मतलब जो हमारा एक विचारधारा है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें जो है जो आपका ह्यूमन माइंड है और जो बिहेवियर है उसको समग्र रूप से जो है वो गेस्टोल्टिज्म में देखा जाता है। मतलब जो आपकी साइकोलॉजी आपकी आती है, ठीक है, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, तो उसमें ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को एक इकट्ठा करके एज अ होल माना जाता है। लेकिन जैसे जिन्होंने बिहेवियर पढ़ा उन्होंने तो ये कह दिया कि आपकी जो है वो मतलब अलग अलग जो है पार्ट्स में रहता है। इवन जब आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा और फंक्शनलिज्म पढ़ा तब भी आपने देखा कि वो मतलब उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स टर्म को सिंपल सिंपल पार्ट्स में तोड़ के फिर जो है पढ़ा जाता है। क्योंकि जैसे देखो आपने देखा था कि उसमें ईबी टिश्नर था, उसने तो यहाँ तक अलग अलग कर दिया कि सेंसेशन अलग है, परसेप्शन अलग है, ठीक है, तो उसने जो है अपनी अलग से दी थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि गेस्टोल्ट में इसका उल्टा था। गेस्टोल्ट जो है वो सबको एक बराबर मतलब यानी कि समग्र रूप से जो है वो देखता था। सो नेक्स्ट है, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी सजेस्ट दैट ह्यूमंस डोंट फोकस ऑन सेपरेट कंपोनेंट्स। ये जो मैं आपको शुरू में बता रही थी कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजी जो है क्या सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट कंपोनेंट पे नहीं फोकस करते। वो किस पे फोकस करते हैं कि जो पूरा मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट है उससे जो भी आप मतलब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको देखते हैं। यानी हम जब भी कोई चीज है, ठीक है, तो उसको पूरा देखते हैं, हम उसके सेपरेट कंपोनेंट्स पे जो है वो फोकस नहीं करते। तो ये था गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का जो है वो मेन, कि ये जो है सबको एज अ होल ही देखता था, ठीक है। इसको ये मतलब गेस्टोल्ट साइकोलॉजी में बेसिकली जब भी आपको चीज मिलेगी वो पूरी एक ही मिलेगी, मतलब इसमें पार्ट्स में कोई लेना देना नहीं होता था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसको इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर मतलब अगेन वाइस वर्सा। इनसाइट थ्योरी इज आल्सो नोन एज गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज इनसाइट थ्योरी। बस आपको याद रखना है कि ये दोनों जो है एक ही है, कि इनसाइट थ्योरी और गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो आपकी एक ही है। अब क्या थी इनसाइट थ्योरी? अगेन मैं यहाँ पे आपको ऐसे बता दूं कि जो इनसाइट थ्योरी है वो दी थी कोहलर ने। ध्यान रखें, इनसाइट थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने दी है। इसलिए आपको याद रहेगा कि जो कोहलर है तो उन्होंने किस में काम किया? गेस्टोल्टिज्म में। यानी जो उनकी थ्योरी थी वो भी समग्र रूप से देखती थी, ठीक है, तो वो भी चीजों को मतलब ऐसे पूरा एज अ होल देखते थे और कॉम्प्लेक्स आइडिया को जो है वो प्रमोट करते थे। बाकी तो हम उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने चिंपैंजी पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो ये चीजें हम बाद में करेंगे, अभी हम जो है सिर्फ अपना ये कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इनसाइट थ्योरी जो है वो क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत के अनुसार, द टोटलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। बोल रहा है कि जो आपकी टोटलिटी है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट्स से, जो कि हमने अभी पढ़ा कि गेस्टोल्ट का मतलब ही ये था, ठीक है। सो लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एज अ होल देन इन पार्ट्स।
क्योंकि ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है और इन्होंने ये कह दिया कि ये पूरी एक ही तरह से जो है वो आपका रहेगा, यानी टोटलिटी में जो है ये बिलीव करते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस वजह से क्या है कि जो हमारी लर्निंग है, यानी जो हम सीखते हैं, वो भी जो है वो पार्ट्स से नहीं, होल जो है एज अ होल, यानी कि आप समग्र रूप से जो है वो होता है। ठीक है, जो भी हम चीजें मतलब सीखते हैं वो समग्र रूप से सीखते हैं। ऑल्दो बिहेवियरिज्म वगैरह में फिर ये बाद में जब आपने पढ़ा तो ये फिर से बाय पार्ट्स में हो गया, बट गेस्टोल्टिज्म इन सब का अलग ही था। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग बाय इनसाइट इन्वॉल्व द सडन ग्रास्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन। बोल रहे हैं कि इनसाइट थ्योरी जो है मतलब जो आपकी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो क्या इन्वॉल्व करती है, इसमें क्या होता था कि जो भी आप मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी जो अचानक समझ होती है, इसको इसने प्रमोट किया कि यानी जो भी आप कोई भी मतलब जैसे रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, कोई भी आप रहते हैं तो उसमें जो सडन ग्रास्पिंग है, मतलब यानी जो आप एकदम से चीजों को सीख जाते हो, ठीक है, तो ये जो है वो आपका लर्निंग बाय इनसाइट में बोला गया। ठीक है, any and a sudden flash of understanding without providing any scope or trial and error, for trial and error। अब यहाँ से आपको देखो कैसे एकदम से क्लियर हो सकता है। अब हमने पढ़ा जब अब एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, बताएगा कोई कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक। ठीक है, क्योंकि ये सबसे फेमस है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि प्रयास और त्रुटियों से ही जो है हम सीखते हैं, तो थॉर्नडाइक ने जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। तो अब वहां से क्लियर हो रहा है कि वो बोलते थे कि मतलब पहले आप मतलब यानी कि बार बार ट्राई करो, ठीक है, फिर हम अपने एरर से सीखते हैं, फिर हम अच्छा करते हैं। ठीक है, बट गेस्टोल्टिज्म में इसका उल्टा था। ये कहते थे कि ट्रायल और एरर के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, कि किसी चीज को भी देख के जो एकदम से आप सडन फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आप एकदम से चीजों को सीखते हो, ठीक है, वो जो है वो मैटर करता है। तो ये हमारी जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बहुत सी ऐसी जितनी भी मतलब आपकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई, ठीक है, उनमें जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को जो है वो किया गया, लेकिन बाद में जाके फिर इसका विरोध भी हुआ। ठीक है, फिर नए जैसे बिहेवियरिज्म आ गया हमारे पास, ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियों से जो है अपनी अपनी थ्योरी से हर चीज को जो है फिर वो क्लियर किया। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा अब जो गेस्टोल्ट थ्योरी है। ठीक है, अब ये जो है आपके मेन 4 पोस्टुलेट पे काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है आपके लॉज भी है, लॉज ऑफ लर्निंग भी इनको कहा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो 4 जो है वो आपके मेन मतलब इन्होंने क्या किया कि जो भी आपकी मतलब जितने भी आपका इन्होंने जैसे देखो इन्होंने क्या कहा कि जो नॉलेज है, बेसिकली आप जो नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, उनको इन्होंने एलिमेंट्स में बांटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो वो जो आपके 4 प्रिंसिपल्स रहे या फिर हम बोल सकते हैं 4 लॉज रहे। तो पहला है हमारा प्रॉक्सिमिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है निकटता। जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो आपको देखो एकदम मीनिंग से ही समझ आ जाएगा, जैसे निकटता। ठीक है, समीपता भी बोल सकते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी जो है इसको समीपता निकटता दोनों वर्ड इसके लिए आएंगे। दूसरा है सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन, यानी समानता और भेदभाव। अब आपको भी पता है कि हम जो भी चीजें सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, अगर हम किसी की सिमिलैरिटी जब पढ़ते हैं तो हम उसके साथ साथ उसमें अंतर भी जो है वो देखते हैं। ठीक है, मतलब यानी जब भी आप लर्निंग कर रहे हो यानी चीजों को सीख रहे हो, ठीक है, तो आप जब कोई चीजें होंगी उनमें सिमिलैरिटी, जब आप उनकी सिमिलैरिटी पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक उसके साथ उनकी डिफरेंशिएशन यानी जो उनमें भेदभाव है, विभिन्नता है, उसको भी जो है साथ में स्टडी करोगे। फिर तीसरा है आपका अगेन इनका रैंडम ऑर्डर नहीं है। ठीक है, मतलब आपके 4 लॉज है, वैसे जो अगर मेन अगर मैं पैटर्न बोलूं तो वो इस तरह से होगा। प्रॉक्सिमिटी होगी, सिमिलैरिटी डिफरेंशिएशन होगी, फिर सिंप्लिसिटी होगी और लास्ट में आपका क्लोजर रहेगा। ठीक है, सो क्लोजर है, क्लोजर का मतलब होता है समापन, तो ये जो है लास्ट में जाएगा आपका। ठीक है, और सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी होती है सरलता, यानी जो आपके कॉन्सेप्ट है वो जितने सरल हो उतने आपके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, उतने जल्दी आप जो है वो लर्न करते हो। तो गेस्टोल्ट थ्योरी जो है आपके जितने भी मतलब देखो जैसे गेस्टोल्ट सिद्धांत थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है इन पोस्टुलेट के ऊपर प्रॉक्सिमिटी,
हिंदी से ही क्लियर हो रहा है। प्रॉक्सिमिटी निकटता मतलब जैसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है दैट वी टेंड टू ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस टू वन अनदर एंड द पैटर्न दैट दे फॉर्म। यानी जब आप चीजों को सीखते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि हम जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें, जैसे देखो अब हम ना सिंपल याद मतलब जैसे अब हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं आज कोई एक टॉपिक करा दूं, कल मैं कोई और उठा के करा दूं, तो लर्निंग इजी नहीं रहेगी। तो क्या कहते हैं और दूसरा कि मैं अगर बाय चांस ऐसे कोई भी नाम ले लूं, रैंडम किसी का भी उठा लूं, अब जैसे मैंने आपको देखो गेस्टोल्टिज्म बताया, फिर ट्रायल एंड एरर बताया, तो वो बिहेवियरिज्म में हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि जब मतलब जो आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, तो यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होती है कि एक दूसरे से जो नियरनेस है, एक दूसरे से जो निकटता होती है, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है जितने भी आप पैटर्न बनाओगे फिर उनको ग्रुप किया जाता है, और इसी को जो है फिर प्रॉक्सिमिटी में कहा गया। तो फिर इन्होंने कहा कि जो आपकी लर्निंग है, यानी जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ठीक है, वो भी उसको भी इन्होंने इन्हीं जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, निकटता, यानी जो भी आपके एलिमेंट है, ठीक है, उनको इस तरह से जो है ग्रुप किया गया ताकि उनमें नियरनेस रहे एक दूसरे से। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिमिलैरिटी। अब नियरनेस है तो ऑब्वियसली अब आप जो है सिमिलैरिटी देखोगे, ठीक है, कि जो आपने पहले चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, तो उनका जो है और जो अभी आप पढ़ रहे हो तो उसमें सिमिलर चीजें क्या है। और जैसे मैंने कहा कि सिमिलैरिटी के साथ साथ आप डिफरेंशिएशन भी जो है वो अपने आप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बाय ड्रॉइंग सिमिलैरिटी लर्नर आर एट द सेम टाइम ड्रॉइंग डिस्टिंक्शंस। तो जो डिसिमिलैरिटी या फिर डिफरेंशिएशन है उसका सिनोनियम डिस्टिंक्शंस। तो डिस्टिंक्शन जो है डिस्टिंक्ट आप कहते हैं, ठीक है, तो डिस्टिंक्शन का मतलब है कि जो अंतर है वो भी हम करते ही हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी वस्तुओं को जो है एक साथ ग्रुप्ड करते हो, मतलब एक साथ मिलाते हो, ठीक है, और उनके साथ जो है जब उनमें आप सिमिलैरिटी देखते हो कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है, तो ऑटोमेटिकली आप डिफरेंशिएट करना भी शुरू कर देते हैं। तो पहला है आपका प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि ये पेपर में जो है वो आपका क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाते हैं, स्टेटमेंटल आते हैं, और मैं आपको जो है थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भेजूंगी। फिर उसको जो है अगर मतलब क्लास के बाद मैं इस पे जो है आपको एमसीक्यूज सेंड करूंगी, ठीक है। तो वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आपको ये भी क्लियर रहे कि अब ऐसा अगर देखो जैसे आपने गेस्टोल्टिज्म पढ़ा तो इसके क्वेश्चन कितना डीप तक जा सकते हैं। तो वो मैं इसको आपको अभी क्लास के बाद जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको फिर उसमें कोई भी दिक्कत होगी या आपको नहीं समझ में आएगा तो कल जो है जब हम क्लास करेंगे तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज क्लोजर। क्लोजर होता है समापन, यानी which means that we tend to group items together if they seem to complete some entity। यानी आप फिर क्या करते हैं कि आप जब भी अपनी लर्निंग को यानी जब बिल्कुल समग्र, क्योंकि देखो समग्र कैसे होगी चीज, समग्र मतलब जब आप उसको बिल्कुल ग्रुप कर रहे हो, है ना, तो पहली चीज कि उन सब जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे उन सब में नियरनेस हो, ठीक है। फिर दूसरा रहेगा कि आप उनके जो है सिंप्लिसिटी हो, जितना आपका सॉरी सिमिलैरिटी हो, जितनी आपकी समानता होगी तो उससे आप अच्छे से जो है वो लर्न कर पाओगे। एंड थर्ड इज क्लोजर। सॉरी वैसे तो ये लास्ट है बट ऐसे जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो क्लोजर क्या है, आप हमेशा उसी कॉन्सेप्ट को देखोगे जिसमें एक कंप्लीटनेस होती है। यानी अगर कोई आधा अधूरा होगा यानी आप उस बीच में छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो हमें लर्न करने में हेल्प कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है कि मतलब जो क्लोजर होता है, तो क्लोजर का मतलब है कि जब भी आप वस्तुओं को एक साथ इकट्ठा करते हो, ठीक है, जैसे जो भी आपके एलिमेंट्स है जब आप उनको इकट्ठा करते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि तो वो जो है इफ तभी आप उनको जो है इकट्ठा करोगे अगर वो किसी इकाई को पूरा मतलब कि इफ दे सीम टू कंप्लीट सम एंटिटी, कि वो पूरी तरह से जो है वो आपके कि एक जो है वो हो जाए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्लोजर। नेक्स्ट आपका सिंप्लिसिटी, ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लर्निंग में जितना ज्यादा सिंप्लिसिटी होगी, आपके कॉन्सेप्ट में जितना ज्यादा जो है वो सिंप्लिसिटी होगी, उतना अच्छे से जो है वो आप लर्निंग कर पाओगे,
ठीक है। तो इसलिए जो सिंप्लिसिटी है ये सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रोंगर होती है। इट इज स्ट्रोंगर और मोर एडिकेट पैटर्न, यानी जो आपका सिंप्लिसिटी है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, मतलब आपका जितने भी आपके वीकर पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनको डोमिनेट कर सके, उन पर हावी होने की प्रवृत्ति जो है वो रखता है। यानी आप जितने भी आइडियाज हैं, आपको भी पता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स आइडिया देखते हो तो वो एकदम समझ नहीं आते, लेकिन अगर आपके आइडियाज में सिंप्लिसिटी होगी, ठीक है, तो आप जो है उसको इजीली ग्रैब कर पाओगे। तो इसलिए जो आपकी सिंप्लिसिटी है ये सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर और मोर एडिकेट पैटर्न है, ठीक है। और वी इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब वही चीज है कि जब हम सिंपल मतलब सिंपल जो है वो सिंप्लिसिटी कैसे रख सकते हैं, हम जो है चीजों को उनकी सिमेट्री यानी उनके जो है जो उनकी मतलब समरूपता है, सिमिट्री है, ठीक है, और रेगुलरिटी है और स्मूथनेस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर वो मतलब आपको लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, उनकी सिमिट्री, उनकी रेगुलरिटी, उनकी स्मूथनेस के आधार पर जो है वो एक तरह से ग्रुप कर सकते हो। तो ये थे आपके जो मेन है आपके थ्योरी ऑफ लर्निंग में, जैसे हमने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ा, ठीक है। तो जब भी गेस्टोल्टिज्म का क्वेश्चन आता है तो गेस्टोल्टिज्म में ये 4 लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 4 लॉज जो है इनके ऊपर स्टेटमेंटल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये जो है अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दीज प्रिंसिपल आर ऑल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इनको लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है संगठन के नियम भी कहा जाता है। यानी जब आप ऑर्गेनाइज करते हो चीजों को, मैंने कहा ना कि जैसे समग्र रूप से इकट्ठा कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये जो है आपका, इनको संगठन के नियम भी कहा जाता है। और इनका यूज जो है हम लोग जितने भी हमारी परसेप्शन है, ठीक है, यानी हमारी धारणाएं हैं या फिर जितने भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस है, उन सब को जो है समझने के संदर्भ में जो है वो किया जाता है। उन सब के कंटेक्स्ट में जो है इनको लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो यूज किया जाता है। तो कल शायद आपकी क्लास ना हो, ठीक है, तो उसको जो है मतलब वो आपको सर बता देंगे और हम जो है ग्रुप में डाल देंगे। तो मैं ये थोड़ा सा आपका मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि ये लास्ट अब हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रहा, ठीक है। फिर कल मतलब जब भी क्लास लगेगी तो फिर हम जो है इसमें थ्योरीज, फिर इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो लास्ट है हमारा साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस जो है इसको कहा गया मनोविश्लेषणवाद। थोड़ा सा ही है, इसका कोई डीप नहीं है। अब इसमें देखो ये ना अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी, पहले हमने पढ़ा कि कॉन्शियसनेस यानी चेतन अवस्था में जो आप चीजें नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद वही चीजें जो है आपके बिहेवियरिज्म में भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर गेस्टोल्टिज्म में आपका सारा मतलब एज अ होल लिया गया कि बिहेवियर और जो आपका माइंड है वो जितना भी मतलब आपका ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन माइंड है, उसको इसने एक रूप में देखा। लेकिन जो आपका साइको एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, इसके जो सबसे मेन प्रमोटर है दैट इज सिगमंड फ्रायड। अब जब भी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये चलते थे अनकॉन्शियसनेस में। एक आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ये जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था कि इदम अहम, इस तरह से रहता है हिंदी में, ठीक है। तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो करके एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो साइको एनालिसिस जो है वो है मनोविश्लेषणवाद, और ये जो है 1890s में ही इसकी जो अर्ली अगर मैं बोलूं तो स्टार्टिंग जो है वो 1890 में ही शुरुआत इसकी हो गई है, ठीक है। लेकिन इन्होंने किस में किया, ये जो है इन्होंने ज्यादातर, अब याद रखना कि जो साइको एनालिसिस है वो हमारी जो है अनकॉन्शियसनेस जो है इसका मेन टॉपिक है। तो इसमें अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। और इसमें जो है जो मेन प्रमोटर है सिगमंड फ्रायड है, फिर एडलर आए, फिर जुंग। अब इनको हिंदी में युंग बोला जाता है, ठीक है, इनका जो नाम है वो है कार्ल युंग। और इसमें जो है आपके मेन मेथड याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो थेरेपेटिक, मेन याद रखना कि थेरेपी है। इसमें फ्री एसोसिएशन थी, जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने फ्री एसोसिएशन कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि इसमें जो है लोगों को जब मतलब उनको थेरेपी करते देते थे ये, ठीक है, तो उनमें जो है बेसिकली जो आपका साइको एनालिसिस है इसमें क्या किया जाता था, ड्रीम एनालिसिस। अब हमें पता है कि हम जो सपने देखते हैं वो अनकॉन्शियसनेस में देखते हैं ना, कॉन्शियसनेस में नहीं होते हम जब हमें सपने आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता था कि लोगों का ड्रीम एनालिसिस किया जाता था।
और यहाँ पे एक और चीज है जो क्लियर मतलब आपको पता होनी चाहिए कि सिगमंड फ्रायड ने जब साइको एनालिसिस मतलब इसमें जब वो आए, ठीक है, जब इन्होंने मतलब साइकोलॉजी में जब इन्होंने काम करना शुरू किया, उससे पहले जो है इनको मतलब बहुत ज्यादा शौक था ऐसे ये पढ़ने का सारा, ठीक है, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज योर कि कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी, कि इससे पहले ये जो है हिप्नोटाइज उसमें रहते थे, मतलब इन्होंने जो है हिप्नोटाइज विधि सीखी थी, तो इसमें हिप्नोटिज्म में इनका बहुत बड़ा काम है, ठीक है, फिर बाद में इन्होंने हिप्नोटिज्म को फिर छोड़ दिया। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जो है वो हिप्नोटिज्म से रिलेट करते थे, तो वो थे सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो आपका ये दिया। बाकी हम इनके बारे में जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आईडी मतलब जो आपका आईडी ईगो सुपर ईगो है, तब हम अच्छे से इसको करेंगे। तो ये आपने जो है अब हमारे जो जितने भी मेन स्कूल हैं ये सारे हमने कर लिए। अब कल जो है हम मतलब जब अगली क्लास लगेगी तो अब हम जो है सबके प्रो जितने भी फाउंडर हैं किन्होंने कौन सी थ्योरीज दी वो सारी जो है अब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास काइंडली अटेंड करिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें थ्योरीज रहेंगी और किस किस पे एक्सपेरिमेंट है वो सारा जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा आज की क्लास का। किसी के कोई क्वेश्चंस? मैम फंक्शनलिज्म और गेस्टलिज्म में ये सेम ही है कि इनमें डिफरेंस क्या है मेन? जैसे दोनों बोलते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है एज ए होल। जो आपका बेसिकली देखो अगर आपका फंक्शनलिज्म का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपका फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म जो है वो बेसिकली जो है स्ट्रक्चरलिज्म से ज्यादा था, मतलब एज कंपेयर टू गेस्टोल्टिज्म। गेस्टोल्टिज्म में इसका इतना रिलेट नहीं किया गया है जितना उसको स्ट्रक्चरलिज्म के साथ रिलेट किया गया है, ठीक है। अब जैसे अगर पार्ट्स की मैं बात करूं, जैसे आप देखो ना फंक्शनलिज्म देखते हैं आप लोग कि हम लोग जैसे फंक्शन करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा था ना कि दो तरह की अप्रोच उसमें दी गई थी कि जैसे आपका जब स्ट्रक्चरिज्म रहेगा तो स्ट्रक्चरिज्म जो है वो टॉप टू बॉटम जाएगा, लेकिन जो आपका फंक्शनली सॉरी कि जो आपका स्ट्रक्चरिज्म है वो है बॉटम टू अप, ठीक है, और जो आपका फंक्शनलिज्म है वो रहेगा टॉप टू बॉटम। तो उसमें एज अ होल नहीं लिया था, उन्होंने उसको स्टेप वाइज बोला था कि हमारा जो फंक्शनलिज्म है यानी जो हमारा मतलब अगेन जैसे देखो ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन माइंड फंक्शनलिज्म में काम करता है, तो वो जो है वो उसमें आपका इकट्ठा नहीं लिया गया, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसने जरूर दिया पर उसने ये नहीं बोला था कि वो सारा एक ही है। बट जो आपका गेस्टोल्टिज्म है वो बोलता था कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है और हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो एज अ होल लिया जाता है। इसमें और तो कोई मेन डिफरेंस मतलब अगर आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं वो भी मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं, अब मेरे को क्लियर हो गया, उसमें स्टेप वाइज है ना, उसमें एज हाँ ए जी, होल है गेस्टलिज्म हाँ में जी, हाँ जी, एज ए क्योंकि ना होल। फंक्शनलिज्म ज्यादातर स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको गेस्टोल्टिज्म सबसे अलग ही रखना है। जब आप खुद भी पढ़ रहे हो ना तो आपको जैसे ही होल वर्ड दिखेगा ना कहीं पे भी कि एज अ होल लिया गया है, चाहे वहां पे फिर आपकी स्टडी बोला जाए या साइकोलॉजी बोला जाए, तो आपने एकदम से जो है वो गेस्टोल्टिज्म ही उसको करना है। क्योंकि तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको ना एमसीक्यू भेजूंगी अभी, ठीक है, तो उसमें आप अपने आप जो है डिफरेंस करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हमने आंसर करना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप काइंडली अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है जी, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर दिन मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। थैंक यू।